कक्षा 12 के सबसे पहले क्लास में जिसमें हम लोगों ने फिजिक्स पार्ट 1 का परिचय प्राप्त किया था, उसमें हम लोगों ने ये जान लिया था कि हमको इस पूरी किताब में आवेश का अध्ययन करना है। और आवेश की 3 स्थितियां संभव हैं कि या तो आवेश रुका हो सकता है, या तो गतिमान हो सकता है, या तो वो न तो रुका हो न तो गतिमान हो, केवल अपनी स्थिति के इधर उधर दोलन कर रहा हो सकता है। ठीक है। और हम लोगों ने ये भी जान लिया था कि अगर आवेश रुका हुआ होता है तो उसका अध्ययन हम लोग स्थिर विद्युतिकी में करते हैं, जिसको इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कहते हैं। और इस इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पर आधारित हमारी किताब में पहले और दूसरे चैप्टर हैं, जिसमें कि आवेश रुके हुए होते हैं। तो हम लोगों ने चैप्टर 1 और चैप्टर 2 में रुके हुए आवेश के गुणों को भली भांति प्रकार से समझ लिया है। ठीक है। तो अब हम लोग प्रवेश करेंगे इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में, जिसको हिंदी में विद्युत गतिकी कहते हैं, जिसका मतलब है कि अब आवेश रुका नहीं रहेगा, गतिमान रहेगा। ठीक है। और जब गतिमान रहेगा तो इसके ढेर सारे गुण बदलते हैं, और उन गुणों को एकत्रित करने में हम लोगों को चैप्टर नंबर 3, चैप्टर नंबर 4, 5, 6 और 7 कुल मिला के 5 चैप्टर्स पढ़ने हैं। ठीक है। अब पूछेंगे कि सर इस पे केवल 2 ही चैप्टर है, इस पे 5 क्यों है? तो अभी अभी आपको बताया गया कि जब गतिमान आवेश होता है तो उसके गुण ढेर सारे होते हैं, उनको एकत्रित करने में 5 चैप्टर लग गए हैं। ठीक है। तो हम लोग एक 1 बाय 1 सबको पढ़ेंगे, और इसके बाद हम लोग जब बाद में देखा जाएगा जो सबसे लास्ट चैप्टर है, उसमें हम लोग आवेश जब दोलन कर रहा होता है तो उसके गुणों का अध्ययन करते हैं। तो आज हम लोग शुरुआत करेंगे इलेक्ट्रोडायनेमिक्स के पहले चैप्टर और अपने फिजिक्स पार्ट 1 के तीसरे चैप्टर विद्युत धारा को। ठीक है। जिसमें हम लोग विद्युत धारा के गुणों के बारे में जानेंगे। तो उम्मीद है कि आप लोगों को ये चैप्टर 1 और चैप्टर 2 अच्छे से समझ में आया होगा, और उसको आप लोग याद रखेंगे, क्योंकि जितने भी फार्मूले, जितने भी डेरिवेशन और जितने भी गुण आप लोगों ने पढ़े हैं, उन सब का इस्तेमाल आगे आने वाले सभी चैप्टर्स में होता रहेगा। ठीक है। तो अब हम लोग शुरू करेंगे गतिमान आवेश पर आधारित पहला चैप्टर और अपने फिजिक्स पार्ट 1 का अध्याय 3, जिसका नाम है विद्युत धारा। इंग्लिश में इसको कहते हैं इलेक्ट्रिक करेंट। ओके। तो इस चैप्टर की शुरुआत हम लोग करेंगे विद्युत से, जिसके बारे में आप लोगों को पहले भी बताया जा चुका है। ओके। इलेक्ट्रिसिटी, ये क्या होता है? आवेश प्रवाह को विद्युत कहते हैं। ओके। और ये कोई भौतिक राशि नहीं है। भौतिक राशियों के बारे में आप लोगों को बताया गया है कि वे राशियां जिनको हम लोग माप सकते हैं, और ये भौतिक राशि नहीं है। इसका मतलब कुछ तो ऐसा होना चाहिए जिसको हम लोग माप सकते हैं। तो मापने लायक बनाने के लिए एक नई क्वांटिटी बताई गई, एक नई राशि बताई गई, जिसको कि हम लोग जानते हैं विद्युत धारा के नाम से। विद्युत धारा के नाम से। ठीक है। इलेक्ट्रिक करेंट, ये क्या चीज़ है? इसके बारे में आप लोगों ने कक्षा 10 में भी पढ़ा है ना? किसी चालक पदार्थ के अनुप्रस्थ काट, इसके बारे में आप लोगों को पहले ही बताया जा चुका है, अनुप्रस्थ काट के बारे में, है ना? अनुप्रस्थ काट से गुजरने वाले नेट आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। विद्युत धारा
कहते हैं। और ये एक भौतिक राशि है जिसको कि हम लोग माप सकते हैं, है ना। इसको हम लोग दूसरे तरीके से भी कह सकते हैं। दूसरे शब्दों में हम लोग क्या, किसी चालक पदार्थ के अनुप्रस्थ काट से प्रति एकांक समय में प्रवाहित होने वाले नेट आवेश के परिमाण को विद्युत धारा कहते हैं। ओके। यदि चालक पदार्थ के अनुप्रस्थ काट से गुजरने वाला या फिर प्रवाहित होने वाला नेट आवेश Q हो तथा इतना आवेश प्रवाहित होने में लिया गया समय T हो, तो विद्युत धारा, जिसको हम लोग कभी कभी धारा केवल कहेंगे, तो आप लोग समझ लीजिएगा कि विद्युत धारा है, ठीक है। तो विद्युत धारा I बराबर Q/T, क्योंकि नेट आवेश Q प्रवाहित हो रहा है, लेकिन इसको प्रवाहित होने में लिया गया समय कितना है, T है। तो हमको निकालना क्या है, एकांक समय में प्रवाहित आवेश। तो हम लोग कह सकते हैं कि I बराबर Q/T। ओके। धारा का SI मात्रक एम्पियर, इसको इंग्लिश में भी एम्पियर ही लिखते हैं, ये वैज्ञानिक के नाम पर है, आप लोग इसके बारे में किताबों में पढ़ सकते हैं। एम्पियर है जिसे A से प्रदर्शित करते हैं। ओके। यह एक अदिश राशि है, ये बात आप लोग याद रखिएगा। अभी हम लोग देखेंगे कि ये सदिश होनी चाहिए, लेकिन है अदिश राशि है। ओके। परिपाटी के अनुसार, परिपाटी के बारे में भी आप लोगों को बताया जा चुका है। इसका मतलब होता है कन्वेंशन, यानी कि मान लिया गया है। कन्वेंशन के अनुसार चालक में विद्युत धारा की दिशा धन आवेश वाहकों की गति की दिशा में तथा ऋण आवेश वाहकों की
गति की विपरीत दिशा में मानी जाती है। इसकी ज़रूरत भी हम लोगों को पड़ेगी। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोगों ने देखा कि धन आवेश की दिशा में धारा प्रवाहित होती है तथा ऋण आवेशों की विपरीत दिशा में धारा प्रवाहित होती है। यानी कि हमको पता है कि धारा की दिशा किधर है, और हम लोगों को ये भी पता है कि इसमें परिमाण भी होता है। तो परिमाण और दिशा दोनों होता है, तो इसका मतलब इसको सदिश होना चाहिए, लेकिन ये सदिश नहीं है। क्यों? है ना, ऐसा क्वेश्चन आएगा। अतः हम देखते हैं कि धारा में परिमाण तथा दिशा दोनों हैं, फिर भी यह एक अदिश राशि है। क्योंकि अब यही इसका आंसर है, क्योंकि विद्युत धारा सदिश योग नियमों का पालन नहीं करती है। ठीक है, तो हमको पता चला कि ये सदिश योग नियमों का पालन नहीं करती है, इसीलिए इसको सदिश राशि न कह करके हम लोग अदिश राशि ही कहते हैं। तो अब यहाँ पे क्वेश्चन आएगा कि आपको कैसे पता चला कि ये सदिश राशि नहीं है, क्योंकि सदिश योग नियमों का पालन नहीं करती है। तो चलिए हम लोग देखते हैं। आप लोगों को स्टार्टिंग में ही ये बताया गया था कि कोई भी अदिश राशि हो, जैसे कि हम लोग मान लेते हैं लंबाई है, तो हम लोग कहते हैं कि 1 मीटर प्लस 1 मीटर बराबर 2 मीटर हो जाता है ना। लेकिन हम लोगों ने सदिश योग में पढ़ा था कि यदि दो सदिश ए और बी हों तो उनका योग सदिश, जिसको कि हम लोग परिणामी सदिश भी कहते हैं, आर होता है, जहाँ पे कि आर का परिमाण अगर हम लोग निकालें तो अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा होता है ना। तो ये सदिश योग हमको इस तरह से प्राप्त होता है, अदिश योग हम लोगों को इस तरह से प्राप्त होता है। तो धारा के केस में भी यही होता है। प्रयोगों द्वारा यह देखा गया है कि सदिश नियमों का सदिश योग का जो नियम है R बराबर A प्लस बी, धारा के पास परिमाण और दिशा दोनों होने के बावजूद इस नियम का पालन नहीं करती है धारा। अब आपको समझ में आ गया। जब इस नियम का पालन ही नहीं करती है तो हम लोग कैसे कह सकते हैं कि धारा एक सदिश राशि है। इसी के कारण धारा को अदिश राशि कहा जाता है। ओके, तो उम्मीद है ये आपको समझ में आया होगा। एक और बात आप लोग जान लीजिए, यदि लिया गया समय, इस फार्मूले की बात हो रही है, ठीक है, इक्वेशन 1 कर दीजिए इसको। यदि लिया गया समय t अत्यंत सूक्ष्म हो तो धारा का तात्क्षणिक मान I बराबर, आप लोगों को पहले से ही पता है कि तात्क्षणिक मान को प्रदर्शित करने के लिए हम लोग अवकलन का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग सीधे लिखेंगे, नहीं तो यहाँ पे लिख सकते थे लिमिट t टेंडिंग टू 0, उसका कोई मतलब नहीं है यहाँ पे।
तो आप लोगों को अब पता चल गया कि I को हम लोग dQ/dt से भी दर्शा सकते हैं। एक और ध्यान देने वाली बात यहाँ पे है कि यहाँ पे जितनी भी परिभाषाएं दी गई हैं उसमें Q को नेट आवेश कहा गया है, और ये नेट आवेश जो है किसी अनुप्रस्थ काट से प्रवाहित हो रहा है। ठीक है, तो अब आइए थोड़ा सा समझ लेते हैं कि ये नेट आवेश क्या चीज़ है। तो अगर हम लोग इसको लिखना नहीं है, खाली समझना है। ठीक है, तो अगर हमारे पास कोई एक चालक है कुछ इस तरह का, ठीक है, और आवेश मान लेते हैं प्रवाहित हो रहे हैं, तो इसमें धन आवेश भी प्रवाहित हो सकते हैं और ऋण आवेश भी प्रवाहित हो सकते हैं। तो हमारे पास अगर मान लेते हैं कि प्रवाह की दिशा जो है इस बेलनाकार चालक के ठीक अक्ष के अनुदिश है, या तो इधर भी हो सकता है या तो इधर भी, प्रवाह की इधर भी हो सकता है। ठीक है, तो अगर हम लोग कोई अनुप्रस्थ काट लें, अनुप्रस्थ काट क्या होता है, इस प्रवाह के ठीक लंबवत जो क्षेत्रफल होगा उसी को हम लोग कहते हैं अनुप्रस्थ काट। ओके, तो इस अनुप्रस्थ काट पे अगर हम लोग देखें तो यहाँ से होकर के इधर की तरफ भी आवेश बह रहे हैं, इधर की तरफ भी आवेश बह रहे हैं। तो यदि हम लोग मान लें कि जो इस अनुप्रस्थ काट से बहने वाले आवेश हैं उसमें धन आवेशों की संख्या Q+ है और ऋण आवेशों की संख्या Q- है। ओके, और आपको पता है कि किसी भी परमाणु में जितने भी इलेक्ट्रॉन होते हैं उतने ही प्रोटॉन होते हैं, इसलिए वो विद्युत उदासीन होता है। और धारा प्रवाहित होने के लिए ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आवेश का प्रवाह हो। तो अगर ये Q+ और Q- इक्वल होंगे तो यहाँ पर प्रवाहित होने वाले आवेश क्या होंगे, 0 होंगे। यानी कि हम लोगों को जो नेट आवेश मिलेगा वो कुल आवेशों को जोड़ने से मिलेगा। यहाँ पे माइनस इसलिए लगाया जा रहा है क्योंकि जो ऋण आवेश हैं उन पर आवेश जो है ऋणात्मक होता है और जो धन आवेश हैं उन पर आवेश धनात्मक होता है। ठीक है, तो धन आवेश और ऋण आवेश आपस में मिलकर शून्य हो जाते हैं। तो अगर नेट आवेश यहाँ पर है, यानी कि या तो ऋण आवेश धन आवेश से ज़्यादा है या फिर धन आवेश ऋण आवेश से ज़्यादा है, तो हमको उस अवस्था में कोई एक नेट आवेश मिलेगा। ठीक है, जोड़ने पर भी कुछ आवेश मिलेगा, या तो ऋणात्मक हो या धनात्मक हो, उससे मतलब नहीं है। ठीक है, तो इसका मतलब है कि अगर हमको नेट आवेश मिलता है तो वो होगा Q, और नेट आवेश अगर प्रवाह हो रहा है T समय में, Q अगर T समय में प्रवाहित हो रहा है तो हम लोग धारा इस फार्मूले का इस्तेमाल करके पता कर सकते हैं। ओके, उम्मीद है कि ये बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, तो अगर ये वेरिएबल होता है, आवेश या समय में से कोई एक वेरिएबल होता है, तो अगर धारा नियत नहीं होती है तो उस अवस्था में हम लोग तात्क्षणिक मान ज्ञात करते हैं। क्यों? क्योंकि हम ऐसा मान सकते हैं कि बहुत छोटे समय के लिए जो धारा है वो नियत है, तो उस अवस्था में I का मान हम लोग dQ/dt से ज्ञात कर सकते हैं। तो उम्मीद है कि धारा के बारे में आप लोगों को पूरी बात समझ में आ गई है, और धारा के बारे में बस इतना ही आप लोगों को जानना भी था। ओके, आगे बढ़ने से पहले हम लोग वैद्युत चालन के बारे में जानने का प्रयास करेंगे। किसी चालक के अंदर आवेशित कणों का एक स्थान से दूसरे स्थान को स्थानांतरण ही वैद्युत चालन अथवा विद्युत कहलाता है। इसके बारे में हम लोग पहले से ही जानते हैं। ओके, यानी कि हम लोग देखते हैं कि चालक के अंदर आवेशित कण प्रवाहित होते हैं। ओके, और इन्हीं आवेशित कणों को जो कि प्रवाहित हो रहे होते हैं उनको हम लोग आवेश वाहक कहते हैं। ओके, और जिस पदार्थ के अंदर आवेश वाहक होते हैं उन्हें ही हम लोग चालक पदार्थ कहते हैं। ऑलरेडी आप लोग इसके बारे में पढ़े हुए हैं। ठीक है, यानी कि चालक पदार्थ तो कोई भी पदार्थ हो सकता है, या तो हो सकता है वो ठोस हो या तो द्रव हो अथवा गैस हो। हैं, एक और बात आप लोगों को चैप्टर 1 में बताई गई है कि आवेश हमेशा द्रव्यमान से बद्ध रहता है। यानी कि अगर आवेश प्रवाहित हो रहा है इसका मतलब है कि द्रव्यमान भी प्रवाहित हो रहा होता है, और द्रव्यमान केवल और केवल पदार्थों में ही पाया जाता है, तथा ठोस, द्रव तथा गैसों में वैद्युत चालन की प्रक्रिया भिन्न भिन्न आवेश वाहकों द्वारा भिन्न भिन्न प्रकार से होती है। जैसा कि आप लोगों ने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा कि द्रवों में वैद्युत चालन धन आयनों, ऋण आयनों तथा इलेक्ट्रॉनों के द्वारा होता है, तथा यह प्रक्रिया वैद्युत अपघटन, जिसको इंग्लिश में इलेक्ट्रोलिसिस कहते हैं, कहलाती है।
ओके, ये तो हो गया द्रव में चालन। अब हम लोग गैसों के बारे में देखते हैं। साधारण दाब पर प्रायः सभी गैसें वैद्युत की कुचालक होती हैं, परंतु कम दाब तथा उच्च विभवांतर लगाने पर गैसों में वैद्युत चालन इलेक्ट्रॉनों तथा धन आयनों के द्वारा होता है तथा यह प्रक्रिया विद्युत विसर्जन, जिसको इंग्लिश में इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज कहते हैं, कहलाती है। ओके, और गैसों में विद्युत प्रवाह का एक सबसे अच्छा एग्जाम्पल है जो कि हमारे घरों में ट्यूब लाइट लगी होती है, उसमें गैस भरी होती है, ओके, जिसमें हम लोग विद्युत प्रवाहित करते हैं। फिजिक्स में उसका एक और नाम भी है, जैसे यहाँ पे लिखा गया है वैद्युत विसर्जन, तो इसी के नाम पे उसका एक और नाम है वैद्युत विसर्जन नलिका, या फिर इंग्लिश में हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज ट्यूब। ओके, और फिजिक्स में हम लोगों को केवल और केवल ठोसों में वैद्युत चालन पढ़ना है, और ठोसों में वैद्युत चालन इलेक्ट्रॉनों के द्वारा होता है। ओके, इतनी बात क्लियर है। तो अब हम लोग देखेंगे ठोस पदार्थों में जिनमें कि वैद्युत चालन हो सकता है उनको हम लोग धातुएं कहते हैं। ठीक है, तो धातुओं में अगली हेडिंग हम लोगों की रहेगी धातुओं में वैद्युत चालन, जिसको कि हम लोग मुक्त इलेक्ट्रॉन मॉडल भी कहते हैं, के बारे में जानेंगे। ओके, तो चलिए हम लोग देखते हैं धातुओं में वैद्युत चालन। इस व्याख्या को एक दूसरा नाम भी दिया गया है मुक्त इलेक्ट्रॉन मॉडल, क्योंकि इस व्याख्या के पहले ये किसी को नहीं पता था कि धातुओं में विद्युत प्रवाहित आखिर में कैसे होती है। तो उसके बाद ये व्याख्या दी गई कि धातुओं में मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसलिए विद्युत प्रवाहित होती है। तो इसमें यह बताया गया कि प्रत्येक पदार्थ परमाणुओं का बना है और प्रत्येक परमाणु के केंद्र में नाभिक होता है, जैसा कि आप लोगों ने केमिस्ट्री में पढ़ा भी है, जिसमें परमाणु का समस्त धन आवेश तथा लगभग संपूर्ण द्रव्यमान निहित रहता है। ओके, परमाणु के धन आवेश के बराबर ऋण आवेश इलेक्ट्रॉनों के रूप में परमाणु में नाभिक के बाहर के स्थान में रहता है, अतः परमाणु वैद्युत उदासीन होता है। ओके, नाभिक के बाहर स्थित ये इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर विभिन्न वृत्तीय कक्षाओं में गति करते रहते हैं तथा नाभिक में उपस्थित धन आवेश प्रत्येक इलेक्ट्रॉन पर एक वैद्युत आकर्षण बल लगाता है, और इस आकर्षण बल को हम लोग कूलाम बल के नाम से भी जानते हैं। ओके, यह वैद्युत आकर्षण बल ही वृत्तीय गति के लिए इलेक्ट्रॉन को आवश्यक अभिकेंद्र बल प्रदान करता है तथा नाभिक के निकट वाली कक्षाओं में घूमने वाले इलेक्ट्रॉन तीव्र वैद्युत कूलामीय बल के कारण नाभिक के साथ दृढ़ता से बंधे रहते हैं, परंतु जो इलेक्ट्रॉन नाभिक से दूर की तरफ होते हैं वो बहुत ही क्षीण वैद्युत बल से बंधे होते हैं। और इसके बारे में हम लोगों ने पहले भी एक बार पढ़ा था, जो चैप्टर 2 में हम लोग पढ़ रहे थे कैपेसिटेंस के बारे में, तो उस समय चालक पदार्थ के बारे में पढ़ते समय हम लोगों ने मुक्त इलेक्ट्रॉनों के बारे में पढ़ा था। तो ये वही बात चल रही है। ओके, तो इलेक्ट्रॉनों पर लगने वाला बल क्षीण होता है। धातुओं में यह बल इतना कम हो जाता है कि परमाणु में सबसे बाहरी कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों में से एक अथवा अधिक इलेक्ट्रॉन ऊष्मीय ऊर्जा पा करके अपनी कक्षा को छोड़कर परमाणु से बाहर आ जाते हैं। ध्यान रखिएगा, यहाँ पे केवल परमाणु से बाहर आने की बात की गई है, ना कि सीधे पूरे के पूरे चालक से बाहर आने की। ठीक है, जिस परमाणु से इलेक्ट्रॉन बाहर आ जाता है वह परमाणु इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाने के कारण धन आवेशित हो जाता है, अतः इसे धनायन भी कहते हैं। ये इलेक्ट्रॉन सामान्यतः धातु से बाहर नहीं निकल पाते हैं, क्योंकि यदि इलेक्ट्रॉन धातु से बाहर आता है तो धातु पूरी की पूरी धातु धनावेशित हो जाने के कारण इस इलेक्ट्रॉन को पुनः अपने पास खींच लेती है, यानी कि इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं निकल सकता है, सीधा सीधा मतलब ये है। ओके, ये इलेक्ट्रॉन प्रायः धातु के अंदर ही परमाणुओं के बीच के रिक्त स्थान में मुक्त रूप से घूमते रहते हैं, और इसी कारण से धातु उदासीन बनी रहती है तथा इन इलेक्ट्रॉनों को मुक्त इलेक्ट्रॉन अथवा चालन इलेक्ट्रॉन कहते हैं। ओके, धातुओं के अंदर मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या बहुत ही अधिक होती है, जिसकी कोई संख्या गिनती करेंगे तो वो आपको पता चलेगा कि इनकी संख्या अनंत के आसपास में है। जैसे कि तांबे में लगभग 10 पावर 29
मुक्त इलेक्ट्रॉन प्रति घन मीटर होते हैं और 10 पावर 29 एक बहुत ही बड़ी राशि है, उसका अंदाज़ा भी हम लोग नहीं लगा सकते हैं। ठीक है। धातुओं के अंदर ये मुक्त इलेक्ट्रॉन ही आवेश को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने के लिए उत्तरदायी होते हैं। अतः धातुओं में विद्युत चालन केवल मुक्त इलेक्ट्रॉनों द्वारा ही होता है। तो यहाँ से हमको पता चलता है कि धातुओं में विद्युत का प्रवाह क्यों होता है और कैसे होता है। तो आपको पता चला कि धातुओं में मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं जिसके कारण कि विद्युत प्रवाह होता है, इसीलिए इस व्याख्या को मुक्त इलेक्ट्रॉन मॉडल कहते हैं। तो जब आप लोग बड़े क्लासेस में जाएंगे तो वहाँ पर सीधे सीधे आप लोगों को ये न दे करके कि धातुओं के अंदर विद्युत चालन हेडिंग न दे करके मुक्त इलेक्ट्रॉन मॉडल हेडिंग दिया जाता है। और आपसे कभी कभी एग्ज़ाम में पूछा भी जा सकता है कि धातुओं में विद्युत चालन के मुक्त इलेक्ट्रॉन मॉडल की व्याख्या करिए। तो अब आपको पता चल गया है कि मुक्त इलेक्ट्रॉन मॉडल क्या है और कैसे इसमें विद्युत प्रवाह हो रहा है। ओके। धातुओं में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या बहुत अधिक होने के कारण ही धातुएं विद्युत की सुचालक होती हैं। क्योंकि हम लोगों ने पढ़ा था सुचालक और कुचालक पदार्थ पढ़ते समय कि जो पदार्थ आवेश का प्रवाह या फिर कहें कि विद्युत का प्रवाह कर सकते हैं उन लोगों को हम लोग कहते हैं सुचालक। ओके। और चांदी विद्युत का और इसी कारण ऊष्मा का भी सबसे अच्छा चालक है। चालकता के घटते क्रम में अगर हम लोग रखें तो चांदी के बाद तांबा, सोना और फिर एल्यूमिनियम आता है। और सामान्यतः गति करते हुए धन आवेश अथवा ऋण आवेश को हम लोग चल आवेश वाहक, इंग्लिश में इसको मोबाइल चार्ज कैरियर भी कहते हैं। ठीक है। जैसे कि धातुओं में चल आवेश वाहक इलेक्ट्रॉन है। ओके। इसी तरह से हम लोगों ने देखा कि द्रवों में धन आयन और ऋण आयन होते हैं। तो जो भी धन आयन और ऋण आयन होते हैं उनको हम लोग कहेंगे मोबाइल चार्ज कैरियर। एक क्वेश्चन यहाँ पे आता है कि जब चांदी, तांबा और सोना एल्यूमिनियम से अच्छे चालक हैं तो हम लोग एल्यूमिनियम का ही तार ज़्यादातर इस्तेमाल करते हैं घरों में, या फिर बिजली जो खंभों पर खींची जाती है उसको देखेंगे तो वो एल्यूमिनियम का ही बना होता है सारा का सारा वायर। ऐसा क्यों होता है? तो इसका एक सिंपल सा आंसर है कि सोना और चांदी तो काफ़ी कॉस्टली धातुएं हैं जिनका इस्तेमाल हम लोग वायर बनाने के लिए तो पक्का नहीं कर सकते हैं। अब बात रह गई तांबा की, तो तांबा भी उससे सोना और चांदी की अपेक्षा काफ़ी सोना और चांदी की अपेक्षा काफ़ी सस्ता तो होता है तांबा, लेकिन इसमें एक और ख़राबी है कि ये थोड़ा सा टेम्परेचर बढ़ने पर ही लटकने लगता है। आप लोगों ने केमिस्ट्री में गलनांक के बारे में पढ़ा होगा। तो एल्यूमिनियम की अपेक्षा तांबा का गलनांक कम होता है, इसीलिए जैसे ही टेम्परेचर बढ़ता है गर्मी के मौसम में तो तांबा जो है लटकने लगता है। तो इसी के कारण हम लोग तांबा का इस्तेमाल भी नहीं करते हैं। और सोना और चांदी भी कम गलनांक होने के कारण इस्तेमाल नहीं किए जा सकते हैं। तो उम्मीद है कि आप लोगों को ये सारी बातें समझ में आ गई हैं कि धातुओं के अंदर विद्युत चालन कैसे होता है और कौन सी धातु अच्छी है इस्तेमाल करने के लिए और कौन सी अच्छी नहीं है। ओके। तो अब हम लोग अगले टॉपिक की ओर बढ़ते हैं, जो कि हमारा अगला टॉपिक है विद्युत धारा के प्रकार। विद्युत धारा के प्रकार, टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ओके। परिमाण तथा प्रवाह की दिशा के आधार पर धारा को सामान्यतः दो प्रकार से विभाजित किया गया है।
जिसमें से पहला है दिष्ट धारा। और आने वाले 2-3 चैप्टरों तक, लगभग चैप्टर 6 तक हम लोग दिष्ट धारा के बारे में ही अध्ययन करने वाले हैं। ओके, क्योंकि ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। और जो दूसरा प्रकार है वो प्रत्यावर्ती धारा के नाम से जाना जाता है, और उस धारा पर पूरा का पूरा एक चैप्टर है, चैप्टर नंबर 7। तो उसके बारे में हम लोग चैप्टर नंबर 7 में ही पढ़ेंगे। तो अभी देखते हैं दिष्ट धारा। ठीक है, दिष्ट धारा जिस धारा का परिमाण एवं प्रवाह की दिशा सदैव नियत रहती है उसे दिष्ट धारा कहते हैं। दिष्ट धारा कहते हैं। और ये लगभग हर इंस्ट्रूमेंट में दिष्ट धारा ही प्रवाहित होती है। जैसे कि हमारा एलईडी हुआ, कंप्यूटर हुए, टेलीविज़न हुआ, मोबाइल हुआ, हर जगह दिष्ट धारा ही प्रवाहित होती है। ओके। और दूसरा जो प्रकार है उसको हम लोग कहते हैं प्रत्यावर्ती धारा। और जो हमारे घरों में बिजली आती है वो प्रत्यावर्ती धारा ही तारों में बह रही होती है। ठीक है ना, अल्टरनेटिंग करंट। ओके, इसका इस्तेमाल इसलिए किया जाता है क्योंकि इसको उत्पन्न करना बहुत ही आसान है, प्रत्यावर्ती धारा को। और दिष्ट धारा को आसानी से उत्पन्न नहीं किया जा सकता है। ओके, तो इसके बारे में आप लोग हायर क्लासेस में पढ़ेंगे, और थोड़ी जानकारी आप लोगों को कक्षा 12 में भी मिलेगी। ठीक है, तो आने वाले चैप्टर्स में हम लोग देखेंगे वह धारा जिसका परिमाण तथा प्रवाह की दिशा समय के साथ परिवर्तनशील होते हैं तथा एक निश्चित समय t, जिसको कि आवर्तकाल अथवा दोलन काल भी कहते हैं, के पश्चात अपनी पूर्व अवस्था में आ जाते हैं, प्रत्यावर्ती धारा कहलाती है। और इसके बारे में ज़्यादा डिटेल हम लोग चैप्टर नंबर 7 में ही पढ़ेंगे। ओके, इसके पहले नहीं। प्रत्यावर्ती धारा कहलाती है। ओके, आज की क्लास में बस इतना ही। आज की क्लास में हम लोगों ने वैद्युत धारा के बारे में पढ़ा, और अगले क्लास में हम लोग अगले टॉपिक को पढ़ेंगे। और उम्मीद है कि आज की जो भी बातें आप लोगों को पढ़ाई गई हैं समझ में आई होंगी। तो आप लोग पढ़ते रहिए, और अगर क्वेश्चन आता है तो पूछते भी रहिए। ओके।